बायोडीजल के बारे में आज देखते हैं। बायोडीजल आप बहुत नाम सुन रहे होंगे आजकल। ठीक है, तो डीजल आपने नाम सुना है जो कि गाड़ियों में ईंधन के रूप में यूज होता है। तो बायोडीजल क्या है? तो बायोलॉजिकल मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो, उससे अगर हम डीजल बना सकते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोडीजल। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे एल्गल बायोडीजल पे, यानी एल्गी जो शैवाल आप जानते हैं उनसे कैसे बायोडीजल बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो एल्गी या किसी भी टाइप के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जिनसे हमको ऑयल या फैट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑयल या फैट। तो उसको हम बायोडीजल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल है उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जनरली वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में रहता है। तो उसमें से अगर हम ग्लिसरॉल को निकाल दें तो बचता है उसका हाइड्रोकार्बन यानी फैटी एसिड वाला भाग, तो उससे हम बायोडीजल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो किसी भी प्रकार का जो ऑयल है उसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करने पर हमको बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रकार का ऑयल जो हम खाते हैं, ऑयल एडिबल ऑयल्स होते हैं चाहे नॉन एडिबल ऑयल्स हैं या फैट है जो एनिमल से प्राप्त होता है, सभी से बायोडीजल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एल्गी से भी ऑयल हमको प्राप्त होता है। एल्गी यानी शैवाल जो हैं इनसे भी हमको ऑयल्स प्राप्त होते हैं। तो इनसे ऑयल को हम बाहर निकाल सकते हैं और काफ़ी मात्रा में इनमें ऑयल्स होता है कुछ स्पीसीज में। और उस ऑयल को बाद में हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के माध्यम से बायोडीजल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेथेनॉल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेथेनॉल से रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो बायोडीजल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम तुरंत बना सकते हैं ऑयल के माध्यम से। जो अभी हम डीजल या पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं वो बहुत लंबे समय में बने हैं, लाखों साल में वो तैयार हुए हैं। और उसका अगर हम इसी तरीके से उपयोग करते रहें तो कुछ सालों में या कुछ दशक में, 50-60 साल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसी तेज़ी से उसका उपयोग करते रहें तो वो कुछ दशक में ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या उपयोग होगा? तो बायोडीजल ही उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑयल्स कोई भी टाइप का हो उससे हम बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ग्लिसरॉल को निकालना रहता है। ठीक है, ग्लिसरॉल को हम जब निकाल देंगे तो फैटी एसिड वाला जो भाग है उससे हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसमें हम पहले तो तेल लेते हैं, ऑयल या फैट को लेते हैं एक कंटेनर में, उसमें हम मेथेनॉल और NaOH मिलाते हैं। ठीक है, कुछ जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हुआ था। ठीक, तो NaOH मिलाते हैं और उसको लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होता है ये ना, 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ऑयल्स को पहले से गर्म करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन होता है और बाद में उसको हम सेपरेशन के लिए जब रखते हैं तो दो लेयर हमको प्राप्त होती है। एक ऊपर की लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक लेयर प्राप्त होती है जो कि बायोडीजल है, जिसको हम बायोडीजल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और नीचे का जो लेयर होता है ये काफ़ी गाढ़ा होता है जिसमें ग्लिसरॉल, वाटर और साल्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक फेज है तो ये नीचे की ओर रहेगा, पानी है, जो पानी में घुलनशील होंगे या पानी से ज़्यादा बंधुता रखेंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक यानी पानी से जो दूर रहना चाहता है, जो तेल प्रवृत्ति के जो पदार्थ होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं ना, एक ऊपर में एक लेयर बना लेते हैं। तो हाइड्रोफोबिक लेयर जो प्राप्त होता है ऊपर में वो हमको बायोडीजल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिएक्शन होता है इसको हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑयल्स के ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हमको बायोडीजल प्राप्त होता है। तो ये मेन प्रोसेस है, मेन मैकेनिज्म है।
जो कि बहुत पहले ही खोजा जा चुका है और इसके माध्यम से बनाया भी जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, बायोडीजल बनता है ना। अभी गाड़ियाँ भी चलती हैं, अभी तो एरोप्लेन को भी उड़ा के ट्राई किया गया था ना 1-2 साल पहले ही। तो छत्तीसगढ़ में भी बायोडीजल बनाया जा रहा है रतन जोत के पौधे से। आपने नाम सुना होगा ना, रतन जोत के जो बीज होते हैं उनसे तेल निकालते हैं। और भी बहुत सारे जैसे करंज है, करंज के तेल से भी बना सकते हैं ना। मेनली रतन जोत पर अभी जेट्रोफा पर रिसर्च चल रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। मेन जो प्रॉब्लम है वो ऑयल कैसे हम प्राप्त करें। हम जो खाना खाते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं ऑयल, उसको तो हम नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसको तो हम खाने के लिए भी उपयोग करेंगे। खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑयल कैसे हम प्राप्त करें जिसको हम बायोडीजल में बना सकें। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑयल हम एल्गी से प्राप्त कर सकते हैं या ऐसे पौधों से जो कि हम जिनको नहीं खाते हैं, या जहरीला तेल होता है जैसे करंज का तेल को हम खाते नहीं हैं ना, काफ़ी जहरीला होता है वो। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन करने की बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन। इसमें एल्गल सेल बायोमास से कैसे ऑयल निकाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम एल्गल सेल्स को निकालते हैं और उसको हम पहले सुखा लेते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राइड एल्गल बायोमास को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस यानी बहुत हाई प्रेशर के साथ दबाना उसको। तो क्या होगा कि उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, पानी है या ऑयल है, वो सब बाहर निकल जाएगा ना। तो वो हमको प्राप्त हो जाता है। ऑयल निकालने का ये एक तरीका है। ड्राई करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी सूख जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सूख जाता है। उसके बाद जब हम कंप्रेस करते हैं, ऑयल कंटेंट उसमें बचा रहता है, तो हमको ऑयल प्राप्त होता है। तो ये नॉर्मल और काफ़ी पुराना तरीका है। इसी विधि से हम जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल्स जो हम घर में यूज करते हैं उसको भी निकाला जाता है ना। जैसे सोयाबीन या सरसों का जो ऑयल है, तो कैसे निकालते हैं उसको सीड से। उसको हम क्या करते हैं, एक कंप्रेसर में डालते हैं। एक मशीन वेल स्टेब्लिश्ड है, मशीन आता है, उसमें हम डालते हैं तो वो उसको बहुत तेज़ी से कंप्रेस करता है। ठीक है, क्रश करता है और उसमें से जब क्या होता है, ऑयल्स क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सट्रैक्शन बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कुछ सॉल्वेंट के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, हेक्सेन और ईथर। इसको हम एल्गल बायोमास जो सेल्स का बहुत सारा गुच्छा है ना, उससे उसमें अगर हम ट्रीट करें तो ये उसके माध्यम से भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है और ऑयल्स जो उसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, वो बाहर निकल आता है। ठीक, तो ये भी एक तरीका है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के माध्यम से। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन भी एक तरीका है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, तो उसके अंदर का पदार्थ निकल आता है बाहर ना। अल्ट्रासाउंड्स वेव्स होती हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, माइक्रोवेव्स ये भी तरंगे हैं जो कि गर्मी पैदा करती हैं ना। तो जब हम उनसे गुजारते हैं तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है और उससे भी सेल वॉल डैमेज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करने पर भी हम सेल वॉल को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन एक आपने टेक्निक्स पढ़ा भी होगा पहले। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हम सेल वॉल को डैमेज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन, इसमें पानी को गर्म करके स्ट्रीम के माध्यम से इसको लिक्विफाई किया जाता है, तो उससे भी यानी ऑयल्स बाहर निकलने लगता है। लिक्विफाई यानी उसको लिक्विड के रूप में बना देना ना, काफ़ी सॉफ्ट हो जाए सेल्स। एंजाइमेटिक मेथड, इसमें क्या होता है कि सेल वॉल को डैमेज करने के लिए सेलुलोज एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है। सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेलुलोज को पचा देता है ना, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज जब पच जाएगा तो क्या होगा, सेल वॉल डैमेज हो गया, मतलब नष्ट हो गया। इसके अलावा प्रोटीन को नष्ट करने के लिए ट्रिप्सिन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पेक्टिन एंजाइम का यूज करते हैं।
तो सेल वॉल डैमेज होता है उससे भी, क्योंकि सेल वॉल के मिडिल लैमेला में पेक्टिन पदार्थ होते हैं ना, तो पेक्टिनेज एंजाइम उसको डैमेज कर नष्ट कर सकता है। ठीक, तो इससे के माध्यम से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के माध्यम से ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाया जाता है कुछ साल्ट्स को मिलाकर उसमें, तो जिससे क्या होता है कि सेल नष्ट हो जाता है ना, सेल ब्रस्ट हो जाता है, यानी फूट जाता है और उसके अंदर का ऑयल कंटेंट निकल आता है। एक्सट्रैक्शन बाय आयनिक लिक्विड्स, आयनिक लिक्विड्स होते हैं, उनको भी हम उसमें ट्रीट करने पर यानी मिलाने पर एल्गल बायोमास के साथ वो भी डैमेज करता है इसको, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, तो उसके माध्यम से भी हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम एल्गी से ऑयल को निकाल सकते हैं। तो ऑयल्स को निकालना और कौन से तरीके में ज़्यादा मात्रा में ऑयल्स निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल्स को हम निकाल पाते हैं एल्गल बायोमास से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑयल को निकाल कर हम उसको बाद में प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के माध्यम से, तो हमको बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बायोडीजल नॉर्मल गाड़ियों में जैसे होता है उसमें यूज किया जा सकता है, कई देशों में यूज हो रहा है, हमारे देश में भी बायोडीजल बनता है। ठीक है, उसके भी वैसे ही पेट्रोल पंप होते हैं। तो नॉर्मली इसको डीजल, जो नॉर्मल डीजल है उसके साथ मिक्स करके यूज किया जा रहा है अभी वर्तमान में। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बायो एथेनॉल। एथेनॉल एल्कोहल होता है, ठीक है, तो एथेनॉल को भी डीजल के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। वो तो काफ़ी अच्छा भी है, वो पर्यावरण फ्रेंडली भी होता है ना, यानी इको फ्रेंडली होता है, यानी पर्यावरण को वो कम से कम नुकसान पहुंचाता है। कौन? एथेनॉल। तो एथेनॉल भी गाड़ियों में या दूसरे व्हीकल्स में यूज किया जा सकता है ना। तो बायोडीजल तो ऑयल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 1-2 बार आप देख के नोट्स बना लीजिए।